हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम 29 जुलाई 2018 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों के कारण उन्हें बिहार का सिंह भी माना जाता है। शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर कुंवर सिंह ने अपनी सरकार स्थापित की थी और विभिन्न स्थानों जैसे मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ आदि में उन्होंने विद्रोहियों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और उनकी अंतिम सफलता थी गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित करने की। और इसी जगह पे वे बुरी तरह से घायल हो गए और इसके कारण 27 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, श्रीरंगपट्टनम की संधि। दूसरा, सूरत की संधि। तीसरा, सालबाई की संधि। और चौथा, बसीन की संधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा सूरत की संधि, जो कि हुआ था 1775 ईस्वी में। उसके बाद आएगा सालबाई की संधि, जो कि हुआ था 1782 ईस्वी में। फिर उसके बाद आएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अंत में आएगा बसीन की संधि, जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलेजली ने। वेलेजली 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशजनक माना था। इसने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यह संधि टीपू सुल्तान की उत्कृष्ट कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इस संधि से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स असहमत था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 ईस्वी में प्रयोग किया गया। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 ईस्वी में मांडवी राज्य को इस सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया। उसके बाद 1840 ईस्वी में कोलाबा तथा जालोर व 1842 ईस्वी में सूरत को कंपनी के द्वारा हस्तगत किया गया। इस तरीके से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। सन 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा की भी स्थापना की थी और इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन भी किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंस। भारत की जनगणना 1891 ईस्वी में जरवाइस एथलेस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। भारत में इनके कार्यों के लिए इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इन दोनों को करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का होगा 1, बी का होगा 3, सी का होगा 4 और डी का होगा 2। 1854 ईस्वी में आया था शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1882 में आया था हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित। 1904 ईस्वी में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 ईस्वी में आया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। इस तरीके से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दक्षिणेश्वर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रामकृष्ण परमहंस से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण सभी धर्मों की एकता पर जोर देते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल अजीज़ देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे और देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोत्सवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। इस स्कूल की शुरुआत 1866-1867 ईस्वी में देवबंद यानी सहारनपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करना, मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना तथा अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना था। इस संस्था के नेता महमूद उल हसन ने संस्था के धार्मिक विचारों को राजनीतिक बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया। शिबली नुमानी जैसे फारसी एवं अरबी के प्रख्यात विद्वान और लेखक भी देवबंद स्कूल के समर्थक रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय गैलडस्टोन की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया। उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है। गोखले ने उनके बारे में कहा कि यदि मनुष्यों में कहीं देवता है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वह इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एस.सी. बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। द स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक यू टोए हैं, ना कि एस.सी. बोस। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, अरविंदो घोष ने द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और जवाहरलाल नेहरू ने द यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ना कि महात्मा गांधी ने। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। वहीं आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी महात्मा गांधी के संबंध में पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही है। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उनका विचार था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा और उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय में न जाए तथा न ही कर चुकाए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया था तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। उन्होंने 1944 ईस्वी में रंगून से रेडियो पर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑचिनलेक। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत व पाकिस्तान नाम से 2 राज्यों को 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण करने की योजना की घोषणा की। 30 जून 1947 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विभाजन परिषद द्वारा सशस्त्र बलों के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को माउंटबेटन के द्वारा संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, जिसे सैनिकों, हथियारों तथा युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसे भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च वर्ग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, धौलावीरा की निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी तथा 1990-91 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया। धौलावीरा की निम्नतम प्रथम चरण की समयावधि 2650 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस चरण में यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी.के. थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई कार्य हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा सुरकोटदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। यानी दिए गए ऑप्शंस में से कालीबंगा और लोथल से निम्न चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि निम्न कोटि के हैं। वहीं दूसरी ओर हुलासपुरा स्थल से धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महदहा से।
मदहा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। महदहा स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के भूतपूर्व अध्यक्ष G.R. शर्मा तथा उनके सहयोगियों के द्वारा 1978 ईस्वी के बीच की गई थी। मदहा से लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं समाधान तथा गर्त चूल्हे और स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक तथा पश्चिम में सुत्ता गेंडोर से पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहां उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विष्णु उरुक्रम। विष्णु उरुक्रम विष्णु का नाम है, न कि सूर्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान का। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था तथा उसका मध्य एशिया एवं चीन में प्रचार भी करवाया था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी और यह सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन भी हुआ था। जैन धर्म 2 भागों दिगंबर तथा श्वेतांबर में बंट गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋषिपतन में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपतन यानी कि सारनाथ में दिया था, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य भी बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। इसमें जैन तीर्थंकरों मुख्यतः महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। भगवती सूत्र 5वां जैन आगम है और कुल 12 जैन आगम है जो महावीर स्वामी द्वारा प्रख्यापित माने जाते हैं। इसकी रचना सुधर्म स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा में की गई थी। यह सभी आगमों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह LT ग्रेड से संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।